हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है, जहां पर हम प्रैक्टिकल में कोई भी हमको मिश्रण दिया हुआ होता है, उस मिश्रण में हमें अम्लीय और क्षारीय मूलक ज्ञात करने होते हैं। किस तरीके से ज्ञात हम उनको करते हैं वो तो हम लैब में देखते हैं, लेकिन यहां पर मेरा जो टॉपिक है डिस्कस करने का वो है लवणों का विश्लेषण। कोई भी आपको अकार्बनिक लवण यहां दिया हुआ होता है, उस अकार्बनिक लवण में आपको अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करनी होती है। किस तरीके से हम टेस्ट लगा करके वो पहचान करते हैं वो तो हम काम करते हैं लैब में, लेकिन एक समस्या हमारे सामने ये आती है कि इन मूलकों को किस तरीके से याद रखा जाए। तो उसके लिए मैंने यहां पर इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर किया है। यहां की शॉर्ट ट्रिक के बाद आप आसानी से इस अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों को ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं लवणों का विश्लेषण की। लवण होते क्या हैं, बनते कब हैं? तो आप ये जानते हो कि लवण सामान्यतः उदासीन यौगिक होते हैं और अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप वो बनते हैं। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पर लवण का निर्माण होता है, साथ में जल का अणु भी बनता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। हमारा जो निकलने वाली ऊष्मा है वो एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, और वहां पर हमको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होने के साथ साथ हमें वहां ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो लवण है वो वास्तव में बनते कैसे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई है Ha, कोई अणु है, और ये है मेरा कोई एसिड जो एसिडिक एसिड दे सकता है। ठीक है, और मेरे पास है कोई बेस जिसे मैं दिखा सकता हूं BOH। इसमें ये वाला प्लस है तो ये वाला माइनस है, तभी हमने एसिड कहा है क्योंकि H प्लस दे सकता है। ये प्लस है तो ये पार्ट माइनस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ये है आपका बेस, तो आपको भी पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, साल्ट बनेगा, और इसी साल्ट की हम यहां बात कर रहे हैं। और साल्ट कौन सा बनेगा? Ba, क्योंकि इसका प्लस पार्ट इसके माइनस पार्ट के साथ ऐड होगा तो Ba बनेगा, और साथ में इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलकर के क्या बना देगा? H2O। ये रहा आपका साल्ट। इस साल्ट में यदि हम देखें तो B पर क्या है? पॉजिटिव है, और A पर क्या है? नेगेटिव है। तो यहां से आप ये देख पाएंगे कि जो हमारे लवण में मूलक होते हैं, चाहे वो अम्लीय हैं या वो क्षारीय हैं, सामान्यतः जो अम्लीय मूलक होते हैं उन्हें हम एनायनिक रेडिकल बोलते हैं या ऋण मूलक के नाम से जानते हैं, जबकि जो क्षारीय मूलक होते हैं उन्हें हम कैटायनिक रेडिकल या धन आवेश जिनके ऊपर होता है धनायन के नाम से, वहां पर हम उनको जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर जब आप देखेंगे तो ये इस लवण का जो B प्लस पार्ट है वो B प्लस पार्ट किससे आ रहा है? बेस से आ रहा है। किससे आ रहा है? बेस से आ रहा है। इसलिए इस लवण में जो कैटायनिक पार्ट होगा वो कहां से आया? बेस से आया है, क्षार से आया है। इसलिए ये वाले मूलक जो हमारे कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे भास्मिक मूलक। दूसरा हम इनका नाम देते हैं क्षारीय मूलक, या हम इनको बोलते हैं धन मूलक के नाम से, या हम इनको बोलते हैं कैटायनिक रेडिकल के नाम से। क्यों कहा है हमने? क्योंकि जो हमारा साल्ट बना है उस साल्ट का ये वाला पार्ट किससे ऑब्टेन हो रहा है? हमें किससे प्राप्त हो रहा है? इस बेस से प्राप्त हो रहा है। अतः ये हमारे क्या कहलाते हैं? क्षारीय मूलक, क्षार से प्राप्त हो रहा है। दूसरा जो भाग है वो A माइनस, वो किससे प्राप्त हो रहा है? हमारा एसिड से प्राप्त हो रहा है, और एसिड से प्राप्त होने की वजह से ये वाले जो लवण है, ये लवण जो हमको मिला है, साल्ट मिला, इसी का एनालिसिस करते हैं। तो इस A प्लस कहां से मिला है हमको? एसिड से। इसलिए ये वाले मूलक हमारे क्या कहलाते हैं? अम्ल से मिला है ये वाला पार्ट, तो ये हमारे कहलाते हैं अम्लीय मूलक। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, ये बेसिक भी कहलाते हैं, कैटायनिक भी कहलाते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, चूंकि ये क्या मिला है हमको?
यहाँ पर एसिडिक है और एसिडिक के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं एनायनिक। ठीक है, एनायनिक रेडिकल्स भी। और हम यहां पर नाम दे सकते हैं इसको ऋण मूलक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हम नाम यहां पर दे सकते हैं। अब जो हमारा साल्ट बनता है, साल्ट हमको एक मिक्सचर की फॉर्म में वहां पर दिया जाता है, उसमें हमें रेडिकल्स डिटेक्ट करने होते हैं। उसमें हमें यह देखना होता है कि कौन कौन से मूलक वहां पर प्रेजेंट हैं, तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं वो हम काम करेंगे लैब में। लेकिन आप उनको याद कैसे रखोगे, उसके लिए मैंने इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर किया है। तो पहले हम बात कर रहे हैं अम्लीय मूलकों की, कि अम्लीय मूलकों को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए, जो अम्लीय मूलक होते हैं या एसिडिक रेडिकल्स होते हैं जिनके ऊपर ऋणावेश होता है, उनको 3 समूहों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं हमारे दुर्बल समूह वाले, एक होते हैं हमारे प्रबल समूह वाले, और एक होते हैं हमारे अन्य समूह में। दुर्बल समूह में कौन कौन से आते हैं, प्रबल समूह में कौन कौन से आते हैं, और अन्य समूह में कौन कौन से आते हैं, उसका तरीका मैं आपको यहां बता रहा हूं, जिसको देखने के बाद आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। अम्लीय मूलकों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये अम्लीय मूलक 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला है हमारा दुर्बल समूह वाले अम्लीय मूलक, दूसरा है हमारा प्रबल समूह युक्त अम्लीय मूलक, और तीसरा है अन्य, जिसे हम बोलते हैं उदासीन समूह। दुर्बल समूह वाले जो अम्लीय मूलक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि ये तनु अम्लों के द्वारा पृथक होते हैं उस लवण में से। ये प्रबल समूह वाले जो अम्लीय मूलक होते हैं वो सांद्र अम्लों के द्वारा पृथक होते हैं, और यहां पर हमें किसी ना तो तनु से ये पृथक होते ना सांद्र से पृथक होते, इसलिए हमने इसको अन्य समूह में रखा है। इसके लिए दुर्बल समूह युक्त अम्लीय मूलकों के लिए हम तनु H2SO4 डालते हैं उसके जलीय विलयन में। यहां पर यदि इनका परीक्षण करना होता है तो हमें सांद्र H2SO4 डालना होता है, और यहां पर इनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो देखिए, यहां पर कौन कौन से मूलक आते हैं अब तक आपने बहुत पढ़े होंगे, देखे होंगे, किया भी होगा। इनको याद रखना हमेशा के लिए जरूरी होता है कि कौन कौन से मूलक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है कि अम्लीय मूलक हैं तो इनके ऊपर ऋणावेश होगा, वहां पर अब क्यों होगा उसका भी कारण मैंने आपको बता दिया। अब याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आपके यहाँ, आप चूंकि कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहां पर आप NSS लेते हैं, ठीक है, और NSS की देखभाल करने वाला जो NSS हमारा प्रोग्राम होता है, मी नॉट फॉर यू, ठीक है, तो उसकी देखभाल करने वाला मान लीजिए कोई CA हो, तो उस तरीके से यदि हमें दुर्बल समूह वाले अम्लीय मूलकों को याद रखना है तो याद रखने का जो तरीका है वो आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए, ये तो NSS है जो आपके यहाँ चलती है, और ये CA है। CA का मतलब इस NSS को देखने वाला। अब इसका NSS से मतलब क्या है, यदि मान लीजिए कोई समस्या आई इस NSS में CA के द्वारा और वो इस समस्या का सॉल्यूशन इस पर नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि जब आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तनु H2SO4 डालने के बाद कोई भी रिएक्शन वहां पर नहीं होती, आप ये पता लगा लेते हैं कि इसमें दुर्बल समूह वाला कोई मूलक नहीं है, तो इसका मतलब जब यहां पर किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर वो समस्या कहां पर जाएगी, प्रबल समूह में जाएगी। और प्रबल समूह में आपको याद रखना है NBOX, N बॉक्स याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए यहां पर भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ जो कि यहां से आई थी, यहां पर भी नहीं हुआ, तो वो समस्या जाएगी फिर किसके पास, SP के पास। किसके पास जाएगी, SP के पास जाएगी। अब यहां पर ये NSS, CA, N बॉक्स और SP का अर्थ क्या है, यहां पर ये कौन कौन से मूलकों को शो कर रहे हैं वो आपको यहां पर देखना है। तो यदि मैं यहां पर बात करूं, ये N जो है वो N आपका किसको दिखा रहा है, नाइट्राइट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, NO2- नाइट्राइट को दिखा रहा है, ठीक है। ये S है वो S-2 जिसे हम बोलते हैं सल्फाइड, ठीक है, उसको दिखा रहा है। ये S है वो SO3-2 सल्फाइड को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, सल्फाइड को दिखा रहा है। बात आई C कौन है यहां पर, तो C है कार्बोनेट। यहां पर आप दिखा सकते हैं कि इस ग्रुप में कौन आएगा, कार्बोनेट। और A से मतलब होता है यहां पर एसीटेट, तो ये एसीटेट भी आप याद रख। ये बात हो गई हमारी दुर्बल समूह युक्त अम्लीय मूलक, जहां पर आपको याद क्या रखना है, NSS, CA।
NSS आप जानती हैं, और CA का मतलब उसकी कोई देखभाल करने वाला। मान लीजिए यहां से याद होने के बाद यहां से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसका मतलब उस मिश्रण में या जो लवण आपको दिया है उसमें अम्लीय मूलक यदि दुर्बल समूह वाला नहीं है तो हम कहां जाते हैं, यहां। इसलिए मैंने कहा था जो समस्या का समाधान यहां नहीं होता वो समस्या जाती है किसके पास, N बॉक्स के पास। और इस N बॉक्स में N का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट होता है, ठीक है, और B का मतलब होता है बोरेट, और O का मतलब होता है ऑक्सलेट, और यहां पर X से मतलब है हेलोजेंस। दैट मीन्स ये हुआ कि यहां पर F माइनस भी हो सकता है, Cl माइनस भी हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है, और I माइनस, ये चारों इसी के अंतर्गत आएंगे प्रबल समूह में। N बॉक्स में N का मतलब है नाइट्राइट, तो यहां से ये NO नाइट्रेट सॉरी NO3 माइनस यहां पर आएगा, ये BO3 माइनस 3, ठीक है। ये ऑक्सलेट है वो आएगा C2O4 माइनस, ठीक है, यहां से। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि यहां पर जो आपका है, यदि मान लीजिए यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया तो फिर सॉल्यूशन होने के लिए वो कहां जाता है, SP। जैसे आप याद रखते हैं कोई भी समस्या का समाधान फिर कहां होगा, SP के पास होगा। S से मतलब है यहां पर सल्फेट, उदासीन समूह या अन्य समूह में, और ये होता है आपका फॉस्फेट, PO4 माइनस 3 के रूप में आपको यहां पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अम्लीय मूलकों को आसानी से याद रख सकते हैं। जो दुर्बल समूह वाले हैं उसका तरीका है NSSCA, जो मैंने बताया था, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइड, एसीटेट और कार्बोनेट। प्रबल समूह को आपको याद रखना है तो वो होगा N बॉक्स, ठीक है, जहां पर ये होगा नाइट्रेट, बोरेट, ऑक्सलेट और हेलोजेंस इसमें आएंगे, FCl, Br और I। अन्य समूह में Sp आएगा, Sp का मतलब है सल्फेट और फॉस्फेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनमें से हमारे 4 जो मूलक हैं वो कहलाते हैं हमारे बाधक मूलक। और बाधक मूलकों में, बाधक का मतलब ये जो इंटरफेरिंग रेडिकल्स जो होते हैं वो दूसरे मूलक की पहचान करने में क्या उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वो बाधक मूलक कौन कौन से होते हैं, इसलिए हम उनका टेस्ट नहीं करते। एक तो होता है हमारे पास फॉस्फेट, उसके अंतर्गत आता है, एक हमारे पास बोरेट उसके अंतर्गत आता है। जब हम बात करते हैं हेलोजेंस की तो एक हमारे पास F माइनस उसके अंतर्गत आता है, और ऑक्सलेट भी इंटरफेरिंग रेडिकल्स के अंतर्गत आता है, बाधक मूलकों के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे 4 होते हैं बाधक मूलक। आपसे पूछा जाए कि बाधक मूलक कौन से हैं जो दूसरे मूलकों की, अम्लीय मूलकों की पहचान में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो P4 फॉस्फेट आ जाएगा, और B4 बोरेट आ जाएगा, O4 ऑक्सलेट आ जाएगा, और X में से कौन लिया है हमने, फ्लोराइड लिया है। तो ये यहां से ये बाधक मूलक आपके कहलाते हैं। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं एसिडिक रेडिकल्स को NSSCA से तो आप दुर्बल समूह को, N बॉक्स से प्रबल समूह को, और SP की सहायता से आप अन्य या उदासीन समूह को आप याद रख सकते हैं। जब यहां पर इनका टेस्ट नहीं हो पाता तब हम यहां जाते हैं, फिर यहां भी सॉल्यूशन नहीं हो पाता तो फिर हम यहां पर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्षारीय मूलकों को याद रखने का तरीका क्या है, उनका समूह अवक्रमक क्या होता है।